नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाली और सोचने पे मजबूर करने वाली कहानी पे बात करने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद की मिलाप। जी, मिलाप एक ऐसी कहानी जो प्रेम, धोखा, पश्चाताप मतलब कई सारे मानवीय भावों को एक साथ पिरोती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कहानी के कुछ हिस्से हैं जिनके जरिए हम नानक चंद और ललिता के किरदारों की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी या बिछड़ने की कहानी नहीं है। ये एक व्यक्ति के नैतिक पतन की कहानी है, उसके फैसलों की, और फिर जिंदगी जो सबक सिखाती है उसके बाद का पछतावा। सही कहा। कहानी शुरू होती है नानक चंद से, जो अपने पिता लाला ज्ञानचंद से पैसे मांग रहा है कश्मीर जाने के लिए। और प्रेमचंद ने उस दौर के समाज को कैसे दिखाया है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी हमें शुरू में नानक चंद से मिलाती है। उसे सुशील कहा गया है, लेकिन उसका हुलिया जैसे बताया है, रंग पीला, आंखों के गिर्द हल्के स्याह धब्बे, कंधे झुके हुए, और आदतें पीने पिलाने राग रंग में मस्त। पिता लाला ज्ञानचंद परेशान है पर कुछ कर नहीं पाते। हाँ, वो लाचारगी दिखती है पिता की। और फिर नानक चंद कश्मीर जाने के नाम पर 500 रुपए मांगता है, जिद करता है, और लिखा है अकेला लड़का था, बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए। उसकी जिद हमेशा पूरी होती थी। ये सुशील शब्द यहाँ बहुत दिलचस्प है। क्या ये सच में सुशील है या समाज का एक ऊपरी पर्दा है? बिल्कुल, मुझे भी यही लगा। शायद एक तरह का व्यंग है। हाँ बिल्कुल, प्रेमचंद का कटाक्ष ही लगता है ये। बाहरी दिखावा कुछ और, अंदर का इंसान कुछ और ये शुरुआत ही नानक चंद की नींव बता देती है। गैर जिम्मेदार, स्वार्थी। हाँ। और वो जानता है कि पिता की कमजोरी का फायदा कैसे उठाना है। ये सिर्फ एक बिगड़े रईसजादे की कहानी नहीं, ये शायद उस वक्त के समाज की भी झलक है जहां बेटों को जरूरत से ज्यादा लाड़ मिलता था। सही बात है। और फिर देखिए, वो सिर्फ पैसों पर नहीं रुकता। वो पड़ोस के बाबू रामदास की विधवा बेटी ललिता को अपने साथ भगा ले जाता है। ललिता का किरदार बहुत मार्मिक है। वो नानक चंद के प्यार में पूरी तरह डूबी हुई है। कहानी में लिखा है, जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है, और इस नेमत को पाकर ललिता अपने को खुश नसीब समझ रही थी। कितना मासूम विश्वास है। हाँ, अंधा विश्वास। उसे लगता ही नहीं कि नानक चंद उसे धोखा दे सकता है, और वो आधी रात को अपने गहने लेकर निकल पड़ती है उसके साथ। ये भोलापन है या प्यार में अंधापन? दोनों ही शायद। और यही मासूमियत, यही अंधा विश्वास एक बड़ी त्रासदी की वजह बनता है। कैसे? क्योंकि ललिता के जाने के बाद उसके पिता बाबू रामदास, वो समाज में बदनामी के डर से, लिखा है शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। ओह, ये तो बहुत दुखद है। बहुत। और ये घटना उस समय के समाज पर एक सीधी टिप्पणी है। ये जो इज्जत का बोझ था, वो इंसान की जान से भी भारी था। सामाजिक दबाव कितना भयानक हो सकता है, ये दिखाता है। हाँ, और उधर लाला ज्ञानचंद को भी पता चल जाता है कि बेटे की कश्मीर की सैर का असली मतलब क्या था। बिल्कुल। एक तरफ बेटी का प्यार, दूसरी तरफ पिता की मौत। प्रेमचंद ने एक ही झटके में रिश्तों और समाज की कड़वी सच्चाई दिखा दी है। इसके बाद नानक चंद कश्मीर नहीं जाता, वो ललिता के साथ कलकत्ता पहुंच जाता है। लेकिन जाहिर है पैसे तो खत्म होने ही थे। हाँ, अय्याशी के पैसे ज्यादा दिन कहाँ टिकते हैं। कहानी कहती है 2 महीनों में खर्च हो गई। अब बारी आती है ललिता के गहनों की। यहाँ एक छोटा सा मोड़ आता है। नानक चंद थोड़ी शराफत दिखाता है, शायद शराफत कहें या मजबूरी। हाँ, कह सकते हैं। वो गहने बेचने की बजाय अपने पिता को खत लिखता है। लेकिन खत में क्या लिखता है? झूठा पछतावा, मोहब्बत को गालियां दी, आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, और फिर पैसे मांगता है। बिल्कुल। तो ये पछतावा है या पैसे ऐंठने की एक और तरकीब? सवाल तो यही उठता है। और ज्ञानचंद का जवाब ही देखिए। वो एक तरफ तो राहत महसूस करते हैं कि बेटा जिंदा है, तस्कीन हो गई कि चलो जिंदा है खैरियत से। हाँ, पिता का दिल। लेकिन साथ ही उसे फौरन वापस आने से मना कर देते हैं। कहते हैं बहुत बदनाम हो रहे हो। यहाँ पिता का वो द्वंद्व दिखता है। बेटे की चिंता भी है, पर समाज में इज्जत का डर उससे कहीं ज्यादा। और उससे सलाह देते हैं कि ललिता का निभाव करे। हाँ, कहते हैं इस औरत की बाह पकड़ी है तो उसका निभा करना, उसे अपनी विहाता स्त्री समझो, जिम्मेदारी उठाओ पर समाज की नजरों से दूर। समस्या को छुपाने वाली मानसिकता। खैर, पिता पैसे भेजने लगते, माहवार वजीफा, और कलकत्ता में 3 साल बीत जाते हैं। इस दौरान कहा गया है कि ललिता की कोशिश ने भी कुछ दिल को खींचा। नानक चंद के स्वभाव में कुछ ठहराव आता है। थोड़ा संयम, तबीयत में स्थिरता,
और कुछ संयम आ चला था। हाँ, हालांकि आदतें पूरी तरह नहीं छूटी, शराब, थिएटर चलता रहता है और इसी बीच उनकी बेटी कमला का जन्म होता है। तो क्या ये बदलाव असली था? पिता बनने का कुछ असर हुआ उस पर? ये एक अहम सवाल है कहानी का। एक ठहराव तो दिखता है, पर क्या ये दिल से बदलाव था या बस हालात से समझौता? बेटी का जन्म अक्सर जिम्मेदारी लाता है, लेकिन नानक चंद कहना मुश्किल है। ललिता की कोशिशों का जिक्र जरूर है, वो बेचारी शायद रिश्ते को संभालने में लगी थी, पर नानक चंद अंदर से कितना बदला ये पता नहीं चलता। और ये सवाल और गहरा हो जाता है जब तीसरे साल के अंत में पिता लाला ज्ञानचंद गुजर जाते हैं। 50 साल की उम्र में 50वां साल स्वर्गवास हो गया। हाँ। बनारस जाना है, जायदाद संभालनी है। और तुरंत सवाल उठता है, ललिता का क्या होगा? बिल्कुल, उसे साथ ले जाने से तो बदनामी होगी, पुरानी बातें खुलेंगी, हलचल पैदा होगी जो मुझे हुक्काम और हमजोहलियों में जलील कर देगी, और अचानक उसे कानूनी औलाद की जरूरत महसूस होने लगती है। यही उसका स्वास्थ्य फिर हावी हो जाता है। हाँ, ललिता के लिए जो थोड़ा बहुत लगाव शायद बचा था वो भी खत्म। अब वो मोहब्बत न थी जिसमें दर्द होता है और बेचैनी होती है, वो उसे बोझ लगने लगती है, एक गले में पड़ा हुआ ढोल। क्या उपमा दिए, गले में पड़े हुए ढोल को पीटना ही अपना धर्म समझता है। मतलब मजबूरी में निभा रहा है बस। और दौलत, रुतबे के नए सपने उसे फिर से पुराने रास्ते पर ले जाते हैं। पिता की मौत का दुख कितनी जल्दी पीछे छूट गया। ये एक निर्णायक मोड़ है, उसका असली चेहरा फिर सामने है। दुख तो जैसे पल भर का था, जायदाद, सामाजिक रुतबा, कानूनी वारिस, ये सब ललिता के प्रति उसकी जिम्मेदारी और उस तथाकथित प्रेम पर भारी पड़ते हैं। प्रेम तो शायद था ही नहीं, या था तो बहुत खोखला। अब वो सिर्फ एक बोझ है, एक गणना। उसका रोना भी शायद अपने पिता के लिए कम, अपने अनिश्चित भविष्य के लिए ज्यादा था। और इस बोझ से, मतलब ललिता से छुटकारा पाने के लिए वो जो करता है वो तो दहला देने वाला है। हाँ, वो उसकी क्रूरता की हद है। वो ललिता को नदी की सैर के बहाने ले जाता है और वापस नहीं लौटता। अगले दिन पुलिस आती है, ललिता को थाने ले जाती है और वहां मिलते हैं नानक चंद के खून से सने कपड़े खून में तरबतर पड़े थे, घड़ी, छतरी, सब कुछ। एक पूरा नाटक। हाँ, नतीजा निकाला जाता है नानक चंद का कत्ल हो गया है। ये कितनी भयानक, कितनी ठंडे दिमाग से की गई योजना है। उसने सिर्फ ललिता को बेसहारा और बदनामी नहीं छोड़ा, अपनी मौत का इतना घिनौना खेल खेला। और इसका सबसे भयानक नतीजा क्या होता है? क्या? पुलिस की जांच में एक बेगुनाह आदमी को कातिल मानकर फांसी दे दी जाती है। गरीब, बेगुनाह, खूनी सूली पर चढ़ा हुआ था। ये तो प्रेम प्रतिद्वंदिता का मामला बताकर केस बंद। सोचिए, नानक चंद के स्वार्थ की कीमत एक बेगुनाह की जान। और मजा देखिए, पुलिस को इस सुलझे हुए केस के लिए इनाम मिलता है। जासूसी का एक बड़ा आश्चर्य समझा गया। क्या विडंबना है। बिल्कुल, एक झूठ पर बनी कामयाबी। और असली मुजरिम नानक चंद, वो बनारस में अपनी नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में है, शादी की तैयारी में। बनारस पहुंचकर वो एक अमीर घर में शादी कर लेता है। और फिर वही पुरानी महफिलें, पुराने उठने बैठने वाले आने शुरू हुए, वही दौर, वही सागर और मीना के दौर चलने लगे, बस थोड़ा पर्दे में। कुछ पर्दा रखा जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, लगता है सब वैसा ही चलेगा, लेकिन शायद किस्मत या कहें कर्म अपना हिसाब रखते हैं। उसकी पहली पत्नी साल भर में ही टीबी से मर जाती है। फिर वो दूसरी शादी करता है, पर उस पत्नी से उसे कोई लगाव नहीं था। लिखा है, वो बेचारी कभी बिना रोए कौर मुंह में नहीं दिया, वो भी 3 साल में चल बसती है। 2 पत्नियां चली गई। हाँ, फिर तीसरी शादी होती है एक सुंदर औरत से। इस बार उससे लगाव भी होता है, एक बेटा भी होता है। उसे लगने लगता है कि चलो अब जिंदगी पटरी पर आई, वो गृहस्थी का सुख भोग रहा है। लेकिन तभी प्लेग फैलता है और उसकी ये पत्नी, पति प्राणास्त्री, और उसका 3 साल का बेटा, 3 बरस का प्यारा लड़का, दोनों की मौत हो जाती है। बाप रे, एक के बाद एक। हाँ, एक के बाद एक झटके। कहानी इन घटनाओं को सिर्फ इत्तेफाक की तरह नहीं दिखाती। ऐसा लगता है जैसे ये नानक चंद के कर्मों का ही फल है। हाँ, लिखा भी है कि इन हादसों ने उसके दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम न था। उसकी अयाशी खत्म हो जाती है, अयाशी का भी खात्मा हुआ। वो गहरे दुख में डूब जाता है, वैराग्य की भावना आ जाती है, रंजोगम छा गया और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। यहाँ प्रेमचंद कर्म फल की तरफ बहुत साफ इशारा कर रहे हैं। क्या ये सच में पापों का दंड था? कहानी तो यही संकेत देती है, या शायद ये जिंदगी की कठोर सच्चाई भी हो सकती है। पर नानक चंद खुद इसे ईश्वर का दंड मानने लगता है।
ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सजा दी है। और शायद यही दुख, यही अकेलापन उसके अंदर कुछ जगाता है। कहानी कहती है इन हादसों ने उसके मरे हुए इंसान को भी जगा दिया। ये दिलचस्प है। उसे पहली बार शायद सच में एहसास होता है कि उसने ललिता के साथ कितना जुल्म किया था। मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की। उसे ललिता की मायूस तस्वीर और बेटी कमला का चेहरा याद आने लगता है। अपराध बोध, हाँ, और अफसोस होता है कि उन्हें बेसहारा छोड़कर कभी खबर तक नहीं ली। और अफसोस ऐसी बेकसी की हालत में छोड़कर मैंने उनकी सुध तक न ली। और इसी कश्मकश में वो कलकत्ता जाने का फैसला करता है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये सच्चा पश्चाताप है या सिर्फ अपने दुखों का नतीजा? क्या इंसान सिर्फ दुख में ही सही गलत समझता है? ये तो सोचने वाली बात है। अपराध बोध बहुत ताकतवर होता है। शायद वही उसे खींच रहा है कलकत्ता, प्रायश्चित करने के लिए, या शायद बस अकेलेपन से बचने के लिए। उसके इरादे कितने नेक हैं ये कहना मुश्किल है। वो कलकत्ता पहुंचता है, पुराना घर ढूंढता है। काफी कुछ बदल गया है, पर घर मिल जाता है। दरवाजा खटखटाता है और कौन मिलता है? एक 13-14 साल की लड़की बाहर आती है, हाथ में किताब लिए। नानक चंद पहचान लेता है, ये कमला है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू मड़ाए। उसे सीने से लगाने को जी चाहता है। बेअख्तियार जी चाहा कि उस लड़की को छाती से लगा ले। पिता का दिल जागा शायद। वो कमला से कहता है, माँ को बुलाओ, बनारस से कोई आया है। थोड़ी देर में घूंघट किए ललिता आती है। कहानी में उसका वर्णन है, चेहरे पर पहले जैसी ताजगी नहीं, पर एक आकर्षण अब भी है। सौंदर्य की ताजगी न थी, मगर आकर्षण अब भी था। प्रेमचंद उसे पतिव्रत और धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति कहते हैं। हाँ, इन शब्दों में कितना वजन है, कितना दर्द, कितनी सहनशीलता। उसे इस हाल में देखकर नानक चंद रो पड़ता है। और ललिता का क्या रिएक्शन होता है? ललिता उसे देखकर चौंक जाती है, हैरान रह जाती है, आश्चर्य के सागर में डूब गई। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो जिंदा है, जैसे कोई सपना देख रही हो। उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी। जाहिर है जिसे मरा समझ लिया हो, वो अचानक सामने आ जाए तो। वो रोती हुई उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे अकेले किस पर छोड़ दिया है, मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। इन शब्दों में कितना अकेलापन, कितना दर्द है। सालों का दर्द और शायद एक आस भी। नानक चंद उसे गले लगा लेता है, वादा करता है कि अब अकेला नहीं छोड़ेगा, आंखों की पुतली बना के रखेगा, तुम्हें इन आंखों की पुतली बना के रखूंगा। और कहता है, मैं अब तक नरक में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग को सुख भोगूंगा। स्वर्ग? उसके लिए स्वर्ग का मतलब क्या है? क्या ये सचमुच प्रायश्चित है या अपने खालीपन को भरने का तरीका? हाँ, ये सवाल उठता है। और ललिता भी, वो कहती है, आंखों को तो यकीन आ गया मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे ये सपना ना हो। उसे अब भी डर है। कहानी यहीं खत्म होती है, इस मिलाप पर। लेकिन ये मिलाप अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। हाँ, क्या ये सच में दिलों का मिलना है? क्या नानक चंद सच में बदल गया है? क्या इतने बड़े धोखे के बाद, उस बेगुनाह की मौत के बाद सच्चा प्रायश्चित संभव है? और ललिता, उसका तुरंत साथ चलने को तैयार हो जाना, क्या ये माफी है या सालों के अकेलेपन और संघर्ष के बाद की मजबूरी? प्रेमचंद कोई सीधा जवाब नहीं देते, वो पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं। तो ये थी नानक चंद की यात्रा, एक लापरवाह स्वार्थी नौजवान से शुरू होकर धोखे, क्रूरता, फिर जिंदगी के थपेड़े, पश्चाताप और आखिर में एक सवालिया मिलाप। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ नानक चंद की नहीं है, ये कर्मफल की कहानी है, सामाजिक दबावों की कहानी है, वो इज्जत का डर, प्रेम की उलझनों की कहानी है, अपराध बोध की ताकत दिखाती है, और इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई के संघर्ष को भी। हाँ, प्रेमचंद ने बड़ी खूबी से दिखाया है कि कैसे एक गलत कदम कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता है, और कैसे कभी कभी जिंदगी के कड़वे सबक ही इंसान को आईना दिखाते हैं, पर अक्सर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और अंत में एक सवाल जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा। प्रेमचंद ने कहानी को उम्मीद पर, मिलाप पर खत्म किया, पर क्या नानक चंद जैसा इंसान जिसने इतने गहरे जख्म दिए हों, सच में बदल सकता है? और क्या ललिता इतना कुछ सहने के बाद उस इंसान के साथ सच में वो सुख, वो शांति पा सकती है जिसने उसकी जिंदगी लगभग तबाह कर दी? या ये मिलाप भी एक समझौता है, अकेलेपन से या अपराध बोध से बचने का एक रास्ता? ये सवाल कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है।